विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का तीसरा युग माना जाता है। 1920 से लेकर 1940 ईस्वी तक इसकी एक समय सीमा मानी गई है मोटे तौर पे। छायावाद काव्य हमने बचपन से ही पढ़ा है। जब से आप हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तब से ही छायावादी कवियों की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होने लगती हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा आदि इन रचनाकारों को आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ये जो कवि हैं, ये चारों छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्हीं की काव्यगत विशेषताओं के आधार पर छायावाद की कुछ प्रवृत्तियां निर्धारित की गई हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। छायावादी युग वो समय था जब विदेशी शासन के अत्याचारों में उत्पन्न संघर्षमयी परिस्थितियों के विरोध में कवियों की पलायनवादी मनोवृत्ति जन्म ले रही थी। इस मनोवृत्ति ने ही इस काव्यशैली का सृजन किया, जिसे छायावाद की संज्ञा दी गई। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया का परिणाम छायावाद है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता के प्रबल स्वर में प्रेम और सौंदर्य की कोमल भावनाएं दबसी गई थीं। इन सरस कोमल वृत्तियों को व्यक्त करने के लिए कवि हृदय विद्रोह कर उठा था। हृदय की अनुभूतियां तथा दार्शनिक विचारों की मार्मिक अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप ही छायावाद का जन्म हुआ। इस प्रकार छायावाद की प्रथम कविता का दर्शन हमें प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। उनकी रचना झरना छायावाद का प्रथम काव्य माना जाता है। छायावाद का युग सन 1920 से 1940 ईस्वी तक माना गया है। छायावाद की विशेषताएं इस प्रकार है। छायावाद की पहली विशेषता व्यक्तिवाद की प्रधानता है। हिंदी की छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद यानी कवि इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को, व्यक्तिगत अनुभूतियों को अधिक महत्व दिया है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं, अपने मन के भीतर ही झांकता है। इन कवियों ने अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास है। इस अतिशय विश्वास को बड़े उत्साह के साथ उसने भाव और कला में बांधकर अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद के आंसू तथा पंथ के उच्छ्वास में व्यक्तिवाद की ही अभिव्यक्ति है। अगली जो विशेषता है, जो एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, प्रकृति चित्रण। अधिकांश जो छात्र होते हैं वो प्रकृति चित्रण के माध्यम से ही छायावाद की रचना का संज्ञान कर पाते हैं। छायावादी कविता में प्रकृति प्रेम को इतना महत्व दिया गया है कि बहुत से लोग इसी को छायावाद कहते हैं। छायावाद में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण कर अपने सौंदर्य तथा प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद जी लिखते हैं, पगली हाँ संभाल कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरि उठा बेसुध चंचल। यहाँ उन्होंने रात्रि को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम अपने आंचल को संभालो, देखो तुम्हारे आंचल पे कितनी सारी मणिराजी यानी कितने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, तुम उसे उठा लो। तो प्रकृति में इन्होंने स्त्री रूप का आरोपण किया है। अगली जो विशेषता है, नारी सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों में नारी सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण है। इसमें सूक्ष्मता और शील है, न कि रीतिकालीन कविता जैसी स्थूलता और नग्नता। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि सभी कवियों ने यह भाव समान रूप से मिलता है। प्रसाद जी अपनी कामायनी की कुछ पंक्तियों में लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। अगली जो विशेषता है वो है प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों के प्रेम चित्रण में कोई लुका छिपी नहीं है, क्योंकि स्थूल क्रिया व्यापारों का चित्रण नहीं मिलता या न के बराबर मिलता है। यह चित्रण मानसिक स्तर तक सीमित है। अतः इसमें मिलन की अनुभूतियों की अपेक्षा विरहानुभूति का व्यापक चित्रण है। निराला की कविता स्नेह निर्जर बह गया है
और पंथकृत ग्रंथि तथा प्रसादकृत आंसू एवं आत्मकथा में ऐसे ही प्रणय का चित्रण है। अगली जो विशेषता है वो है रहस्यवाद। छायावादी कविता में रहस्यवाद एक आवश्यक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की एक आदि प्रवृत्ति रही है। इसी कारण छायावाद के प्रत्येक कवि ने एक फैशन अथवा व्यक्तिगत रुचि से इस प्रवृत्ति को ग्रहण किया। यदि निराला ने तत्व ज्ञान के कारण इसे अपनाया तो पंत ने प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर और महादेवी वर्मा ने अतिशय प्रेम और वेदना के कारण इसे तन मन में बसाया, तो प्रसाद ने परम सत्ता को बाहरी संसार में खोज की दृष्टि से। प्रसाद जी लिखते हैं, मधुराका मुस्काती है पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अगली जो विशेषता है वो है लाक्षणिकता। छायावादी कविता में लाक्षणिकता का अभूतपूर्व सौंदर्य भाव मिलता है। इन कवियों से सीधी सादी भाषा को ग्रहण कर लाक्षणिक एवं अप्रस्तुत विधानों द्वारा उसे सर्वाधिक मौलिक बनाया है। मूर्त में अमूर्त का विधान उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रसाद की कविता बीती विभावरी में लाक्षणिकता की लंबी श्रृंखला है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ ऊषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अगली जो विशेषता है वो है छंद विधान। छंद के लिए भी छायावादी काव्य उल्लेखनीय है। इन कवियों ने मुक्तक, छंद और तुकांत दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इसमें प्राचीन छंद के प्रयोग के साथ नवीन छंदों के निर्माण की प्रवृत्ति भी मिलती है। अगली विशेषता है अलंकार विधान। छायावादी कवियों में हिंदी के प्राचीन अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के दो अलंकार, मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य का भी अधिकाधिक प्रयोग किया है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में मानवीकरण है, विशेषण विपर्य में विशेषण को स्थान से हटाकर लक्षण द्वारा दूसरी जगह आरोपित किया है। तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता जब अल्हड़ खेल। इस प्रकार छायावादी काव्य श्रेष्ठ काव्य है। छायावादी काव्य को अनेक गणमान्य समीक्षकों ने खड़ी बोली काव्य का स्वर्णकार कहा है, जो उचित है। उम्मीद है आपको छायावाद की काव्यगत विशेषताएं समझ में आई होंगी। धन्यवाद।